हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 ऑफ क्लास 8। और इससे पहले क्लास 6 की और क्लास 7 की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप जा कर के चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की सभी चैप्टर्स की वीडियोस मिलेंगी, तो आप जाइएगा और ज़रूर देखिएगा। और आपके फॉर्म भरने की सीटेट की लास्ट डेट 18 दिसंबर है, तो अपना फॉर्म सभी बच्चे फिल कीजिएगा, क्योंकि फिर लेट के चक्कर में बहुत बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम डेट निकल जाती है, तो टाइम से ही अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, घर्षण। तो यहाँ पर हमें दिया गया है घर्षण बल। मेज पर रखी किसी वस्तु, किसी पुस्तक को धीरे से धकेलिए। आप यह देखेंगी कि कुछ दूरी चलकर यह रुक जाती है। हम क्या कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना चाहिए। इस बल को घर्षण कहते हैं। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टेबल पर बुक रखी हुई है, और जैसे ही हमने उस पर एक बल लगाया तो क्या होगा, वो उसे मतलब रोकने का प्रयास करता है, और जो बल वो रोकने का उसे प्रयास करेगा वो कौन सा होगा, घर्षण बल होगा। और ये हमेशा क्या है, अगर हम पुस्तक इधर खिसकाएंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है। इसके बाद है, यदि आप बाएं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाएं दिशा में कार्य करता है। यदि आप दाएं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाएं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। तो वही बात है कि अगर आप इधर वाले डायरेक्शन में लगाएंगे तो हमेशा जो घर्षण बल होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। नेक्स्ट है घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कमानीदार तुला दी हुई है, कुछ इस तरह की दिखती है ये। कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके अनुशांकित पैमाने पर चलने वाले संकेत द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है। तो जो कमानी तुला होती है, कमानीदार तुला, इसके द्वारा हम क्या नापते हैं, बल को नापते हैं। इसके बाद है, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारे सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धसी जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हम इस अंतः बंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदरे रुक्ष पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं, अतः यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक यहाँ पर जो मेज है और किताब रखी है, इनके बीच में जो सरफेस है, तो सरफेस कुछ इस तरीके से होगी, यानी कि जो अनियमितताओं के बारे में ऊपर बात की गई है ये वही चीज़ है। तो अगर हम इनको बिल्कुल जूम करके देखेंगे तो जो मेज का पृष्ठ होगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि ये हमें ऊपर से देखने पर चिकना जैसा फील हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। इसके बुक के और मेज के बीच में काफ़ी सारी अनियमितताएं हमें देखने के लिए मिलेंगी। तो ये अनियमितताएं क्या करती हैं कि जो अनियमितताएं होती हैं, देखो कि ये क्या करती हैं, एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ की गति को कराने का प्रयास करते हैं, तो हम अनियमितता एक दूसरे में क्या होती है, आपस में धस जाती है। यानी कि जो इस तरह के जो अनियमितता होगी बुक की और इस तरह की जो अनियमितता होगी मेज की, वो आपस में क्या होगी, इंटरलॉक हो जाएगी। और इसे पार करने के लिए ही हम क्या लगाते हैं, बल को लगाते हैं। और अगर कोई चिकना सरफेस है तो वहाँ पर ये अनियमितता कम होती हैं, पर अगर वहीं कोई रफ सरफेस होती है तो ये अनियमितता क्या होती है, अधिक संख्या में होती है, जिसके लिए हमें जो घर्षण बल होता है वो भी क्या होता है, अधिक होता है। दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतर्बंधन के कारण घर्षण बल होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों का बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। यानी कि क्या होगा कि अगर दो पृष्ठ हैं और उनके बीच में अनियमितताएं हो रही हैं तो पृष्ठों को अगर हम बलपूर्वक दबाते हैं तो घर्षण में भी क्या होगी, वृद्धि
होगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बच्चा किस तरीके से पूरी मेहनत लगाने के बाद क्या है, उस बॉक्स को धकेल रहा है। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने में की स्थिति में घर्षण पर पार करने पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। तो जब कोई वस्तु विराम में होती है और हमें उसे गतियों की अवस्था में लाना है, तो उस पर जो लगने वाला बल होगा वो कैसा होगा, स्थैतिक घर्षण बल होगा। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसकी चाल से गतिशील करने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। अगर कोई वस्तु उसकी चाल है और उसे गतिशील रखने के लिए जो उसमें हम बल अप्लाई करेंगे वो कैसा होगा, सर्पी घर्षण की माप होगी। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। तो जब बॉक्स क्या होगा, सरकना प्रारंभ कर जाएगा तो जो संपर्क के जो पृष्ठ बिंदु होंगे वो उतना समय नहीं लेते हैं जिससे कि जो फर्श के संपर्क में जो बिंदु हैं वो उसमें धंस जाए। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सर्पी घर्षण होता है हमारा, वो स्थैतिक घर्षण से क्या होता है, कुछ कम होता है। इसीलिए किसी बॉक्स की में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। क्योंकि जब कोई गति की अवस्था में नहीं है कोई बॉक्स या कोई भी वस्तु, और हम अगर हमें उसे क्या है, गति की अवस्था में लाना है, तो हमें क्या करना होगा कि ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। यानी कि जो स्थैतिक घर्षण बल होगा वो क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल हमारा ज़्यादा होगा। पर वहीं कोई वस्तु गतिमान है पहले से ही और उसकी गति को हम बनाए रखना चाह रहे हैं, तो जो बल काम करेगा यानी कि जो सर्पी बल होगा वो क्या होगा, वो कम होगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही वो गतिमान है, हम थोड़ा सी ही उस पर बल अप्लाई करके हम उसकी गति को बनाए रख सकते हैं। पर जो स्थैतिक यानी कि जो स्थिति में अपनी बनी हुई है, यानी कि जो फिक्स्ड है, उसको चलाना या गति देने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत लगानी होगी। तो जिसकी वजह से जो हमारा स्थैतिक घर्षण का मान होता है वो ज़्यादा होता है। इसके बाद है घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। किसी गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी है तो उसे हाथ में पकड़ना अधिक कठिन हो जाएगा। मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कठिन होता है। यदि घर्षण न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते। जब आपके शिक्षक चाक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो श्यामपट्ट का रुक्ष पृष्ठ रगड़ कर द्वारा चौक के कुछ कणों को उतार देता है जो श्यामपट्ट से चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्यामपट्ट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न हो तो उन वाहनों की न तो गति आरंभ की जा सकती थी, न ही उन्हें रोका जा सकता था और न ही दिशा परिवर्तित की जा सकती थी। तो आप इस बात को अपने दैनिक जीवन में भी देखते होंगे कि जब जो हमारी सरफेस होती है, अगर वो रफ़ होती है तो ही हम क्या है, बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर हम लिख पा रहे हैं तो भी घर्षण की वजह से, जो हमने पेंसिल या पेन को पकड़ा हुआ है या फिर हम जो ब्लैक बोर्ड पर या ग्रीन बोर्ड पर चौक से लिख रहे हैं, तो भी वो किसकी वजह से पॉसिबल है, आपके घर्षण की वजह से ही पॉसिबल है। अगर हम सड़क पर चल रहे हैं तो भी सड़क पर चल रहे हैं और हमें अपनी इस मर्जी से कहीं भी रुकना है या ब्रेक लगाने हैं, तो भी हम किस वजह से रुक पा रहे हैं, घर्षण की वजह से ही रुक पा रहे हैं। अगर घर्षण बल यहाँ पर नहीं होगा तो हम ना ही लिख सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी सरफेस हो, ना ही पेन या पेंसिल पकड़ सकते हैं, और सड़क पर चलते हुए भी हम रुक नहीं सकते। तो हमारे लिए यहाँ पर घर्षण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी। यदि यहाँ घर्षण न हो, आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता था। तो आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखेंगे तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो जूते होते हैं, अगर यहाँ पर चिकने हो जाते हैं तो क्या होगा कि चिकने हो जाने के बाद में तो हम क्या है, सरफेस पर चल नहीं सकते हैं। क्योंकि जो जूते में खांचे बने होते हैं वो हमें क्या करते हैं, घर्षण बल को हमारे बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हम डेली आराम से फर्श पर चल सकते हैं किसी भी सरफेस पर लेकिन क्या होगा कि अगर यहाँ पर चिकना हो जाएगा तो यहाँ पर जो घर्षण बल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा और यहाँ पर क्या होगा, फिसलने का खतरा क्या है, बढ़ जाएगा।
है ना, जो हम फिसलते हैं वो क्यों फिसल जाते हैं, बहुत बार चप्पलें या जूते हमने पहनी हुई होती हैं क्योंकि वहाँ पर खांचे अच्छे से नहीं बने होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि घर्षण प्रॉपर तरह से नहीं मिल पाता है और हम क्या है फिसल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और थी कि अगर घर्षण जैसे यहाँ पर गिलास का हमने पानी भी पकड़ा हुआ था पानी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो भी क्या होगा, अगर बिल्कुल चिकनी सरफेस होगी तो भी हम उसको नहीं पकड़ पाएंगे। जो गिलास है उसको वहाँ पर जो घर्षण है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा चिकना होने पर, और हाथ से जो गिलास है वो रपट जाएगा। इसके बाद है अ, इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वह पेंच, बॉल, बेयरिंग अथवा जूते के सोल ही क्यों न हो। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेली को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। जब आप माचिस की तीली को किसी रुक्ष पृष्ठ से रगड़ते हैं तो वह आग पकड़ लेती है। विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसके विपरीत अगर जो हमारा घर्षण होता है वो क्या करता है, कई चीज़ों में हमारे लिए हानिकारक भी है। क्यों? क्योंकि पेच या अगर मान लो कोई चीज़ है, जैसे कि हाथ में इस बच्ची ने एक वो ली हुई है आग करने के लिए माचिस की डिब्बी ली हुई है और वो तीली को घिस रही है, तो आग पकड़ लेती है। घर्षण के कारण क्या होता है, आग पकड़ लेती है। ऐसे ही इसका एक अच्छा एग्जाम्पल दूसरा ये हो सकता है, जंगलों में कई बार क्या होता है कि पत्थर आपस में रगड़ते हैं, उनकी जो सरफेस होती है बहुत ज़्यादा रफ होती है, तो कई बार जब आपस में वो टकराते हैं तो टकराने से उनके बीच में घर्षण की वजह से क्या होगा, वहाँ पर चिंगारी उत्पन्न होगी और चिंगारी से क्या होगा, वहाँ पर आग लग जाएगी, और जब आग लग जाएगी तो फिर क्या होगा, वो पूरे की पूरी जंगल में क्या है फैल जाती है और काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान होता है। ठीक है। इसके अलावा आपने जब कभी विद्युत मिक्सी जार चलाया होगा, ग्राइंडर, जब आप काम करते होंगे किचन में तो आप देखते होंगे कि काम करते हुए ग्राइंडर पर कुछ 3 मिनट बाद में क्या होता है कि वो गर्म होने लगता है। क्यों? उसका कारण यही है, घर्षण। तो घर्षण काफ़ी सारी चीज़ों में क्या होता है कि हमारे लिए हानिकारक भी होता है, और उससे जो उत्पन्न ऊष्मा होती है उससे क्या होती है, ऊर्जा की बहुत ज़्यादा नष्ट होती है। घर्षण बढ़ाना अथवा घटाना। खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। सभी इसी प्रकार कारों, ट्रकों अथवा बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार होती हैं, इस जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनती है। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैड का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। तो जैसे आपको पता ही होगा, मैंने आपको भी बताया था कि शूज़ में क्या होते हैं, खाँचे होते हैं, टायरों में खाँचे होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे घर्षण को बढ़ा देते हैं, और जब हम जहाँ चाहें अपनी जो मतलब खुद भी रुक सकते हैं या अपनी बाइक, कार, स्कूटर, ट्रैक्टर, हम जिस पे भी चल रहे हैं उसको इजीली रोक सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है कबड्डी के खिलाड़ी अथवा खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को और अच्छी तरह पकड़ सके। व्यायामी जिम्नास्ट अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगाते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सकें। देखिए, यहाँ से इस तरीके से सीटेट क्वेश्चन फ्रेम करेगा, कैसे कि जो प्रतिद्वंदी होते हैं अपनी स्किन पर या अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं, क्यों, उसका कारण क्या है, और ऑप्शन आपको बहुत सारे दे दिए जाएंगे जिसमें कि एक ऑप्शन आपका घर्षण भी होगा कि घर्षण को बढ़ाने के लिए, है ना, घर्षण घटाने के लिए, घर्षण कम करने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, या कुछ भी किसी भी मतलब को तरह का कुछ भी घर्षण को कोई ना ही उत्पन्न करना ना ही कम करना, इस तरह का ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपको वहाँ पर उसे टिक करना होगा। तो ये चीज़ें आप तभी कर सकते हैं जब आपको पहले से क्या होंगी, पता होंगी और आपने पहले से पढ़ी हुई होंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है सीटेट। तो आपको इसीलिए मैं ये लाइनों को हाईलाइट्स करके रखती हूँ, जिससे कि जो क्वेश्चंस होते हैं एज इट इज़ इन्हीं लाइन से बन करके ही आते हैं। ठीक है। तो क्या था कि वो मिट्टी क्यों रगड़ते हैं, जिससे कि वो अपने जो प्रतिद्वंदी यानी कि जो उनका सामने वाला बंदा है दूसरी टीम का, उसको अच्छी तरह से पकड़ सकें। और जो जिम्नास्ट होते हैं वो भी क्या होता है, कोई रुक्ष पदार्थ लगाते हैं जिससे कि जो उनकी जो पकड़ है वो भी अच्छी हो जाए।
इसके बाद है कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, अतः हम उसे कम करना चाहेंगे। कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? दरवाजों के कब्जे में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाजा सहज ही घूमने लगता है। तो बहुत बार क्या होता है कि हमें कहीं कहीं घर्षण की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, उसे कम करना चाहेंगे, यानी कि उसकी सरफेस को क्या करना चाहेंगे, चिकना करना चाहेंगे अगर हमें घर्षण कम करना है तो। जैसे कैरम बोर्ड यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, तो आपने भी बहुत बार जब खेला होगा कि जो इसकी जो सरफेस होती है रफ़ होती है, तो उस रफ़ सरफेस को थोड़ा सा चिकना करने के लिए हम उस पर क्या डाल देते हैं, पाउडर डाल देते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि जो दरवाजे होते हैं, बहुत बार उनके जो कब्जे होते हैं उनमें मतलब हम बहुत ज़्यादा टाइट चलते हैं या बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, तो उस चीज़ को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें तेल की कुछ बूंदें डाल देते हैं। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक मिस्त्री इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। अगेन यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा वो इस तरीके से ही आएगा कि जो मैकेनिक होता है वो मशीनों में जो ग्रीस लगाता है, क्यों, उसका क्या कारण है। तो अगेन सेम क्वेश्चंस ऑप्शंस आपको मिलेंगे कि घर्षण कम करना है, घर्षण ज़्यादा करना है। तो घर्षण कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रीस या फिर तेल अप्लाई करते हैं मशीन के पुर्जों के बीच में या दरवाजों के कब्जों के बीच में। तो आपको ये कंडीशंस ध्यान रखनी है कि कब हमें घर्षण को कम करना है और कहाँ पर हमें घर्षण को बढ़ाना है। ठीक है। इसके बाद है जब तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों भागों के बीच लगाते हैं तो वहाँ इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन का अंतःपाशन काफ़ी समय तक दूर हो जाता है, गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहा कहते हैं। अगेन क्वेश्चन है कि जो घर्षण कम करने वाले जो पदार्थ हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्नेहक कहते हैं। देखो वो डिपेंड करता है, अब सीटेट जो क्वेश्चंस फ्रेम करेगा सीबीएसई वो किस तरीके से करेगा कि आपको वो स्टेटमेंट बेस्ड भी दे सकता है, मतलब सिर्फ एक एक पॉइंट वाला भी दे सकता है, असर्शन और रीज़न के रूप में भी दे सकता है, मैचिंग भी दे सकता है। ठीक है। तो आपको हर तरह से प्रिपेयर होना होगा कि क्वेश्चन किसी भी वे में आ सकता है, बट अगर आपने चीज़ों को डिटेल में अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है। तो यही रीज़न होता है कि मैं डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी से ही ये चीज़ें करा रही हूँ और कोई भी सोर्स मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, क्योंकि क्वेश्चन ही यहीं से फ्रेम होकर के आते हैं, है ना। और होपफुली आपने अगर मेरी जो पहली वीडियोस हैं, जो इससे पहले चैप्टर्स की या फिर पहली क्लासेस की वीडियोस हैं, उन्हें देखा होगा और आपने कोई भी पीवाईक्यू अटैम्प्ट करे होंगे, तो आपको अंदाज़ा लग भी गया होगा कि किस तरीके से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बन के आ रहे हैं, है ना। तो इसके बाद हम जल्दी ही क्लास 8 की सीरीज़ भी कंप्लीट कर लेंगे, ये जो भी हमारे चैप्टर्स बचे हुए हैं। फिर उसके बाद हम अपने पीवाईक्यूज़ लेकर के आएंगे कि किस तरीके से हमारे जो सीटेट या सीबीएसई है क्वेश्चन फ्रेम करके देता है, और उससे आपको बहुत सारा अंदाज़ा लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गति का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से भी आ सकता है कि जो तेल का उपयोग ना करके वायु की गति का वहाँ पर क्या है, उपयोग होता है घर्षण को कम करने के लिए। इसके बाद क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहिक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं? घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता। अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि घर्षण को किस स्थिति में पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है या फिर किया जा सकता है या नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि घर्षण कभी भी किसी भी स्थिति में क्या है, समाप्त नहीं हो सकता। कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता, उसमें कुछ अनियमितता अवश्य होती हैं। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि घर्षण कभी भी क्या है, ख़त्म नहीं होता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ अनियमितता क्या हमें देखने के लिए उस सरफेस पे मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके बाद है पहिए घर्षण कम कर देते हैं। अब देखते हैं पहिए कैसे घर्षण कम करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये बच्चा ट्रॉली बैग लेके जा रहा है और यहाँ पर इस ट्रॉली बैग में क्या है, पहिए लगे हुए हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो इसकी गति के प्रतिरोध को लोटनी घर्षण कहते हैं। तो यहाँ पर एक सरफेस है और ये दूसरी जो सरफेस है, यानी कि जो पहिए पे से लुढ़कती हुई जा रही है, तो यहाँ पर जो लुढ़कने वाली स्थिति है एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर, तो हम इसे क्या कहते हैं, यहाँ पर जो होगा वो होगा आपका लोटनी घर्षण। लोटन घर्षण कम कर देता है।
इस किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। ये कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। तो हम बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं कि पहियों के द्वारा ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो घर्षण होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। क्योंकि लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जो लोटनी घर्षण होता है वो कम होता है किससे? सर्पी घर्षण से। ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा क्या होता है? स्थैतिक घर्षण होता है। यानी कि जब आप कोई वस्तु बिल्कुल रुकी हुई है, जब आप चलाने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पर घर्षण ज़्यादा काम करेगा। अगर कोई वस्तु चल रही है, अगर आप उसको मतलब धक्का लगाएंगे उसकी दिशा में काम करने के लिए, तो वहाँ पर थोड़ा कम लगेगा। और अगर वहीं दो सरफेस के बीच में लोटनी घर्षण लग रहा है तो वहाँ पर और भी ज़्यादा कम घर्षण काम करेगा। तो ये वाली जो स्थिति है आपको याद रखनी है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है। छत के पंखों तथा साइकिल में धुरी अथवा नाभि हब के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग करके इसके सामान्य उदाहरण हैं। तो क्या होता है, क्योंकि लोटनी घर्षण हमारा सर्पी घर्षण से कम होता है इसलिए जो मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा क्या है, लोटर में प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी कि बहुत सारी जगह पर हम सर्पण की जगह क्या करते हैं, लोटन वाले यानी कि पहिए जैसा कुछ इस तरह का यूज़ करते हैं कि दोनों सरफेस के बीच में पहिए जैसा कुछ काम करे और वहाँ पर लोटन जो घर्षण है वो काम करें, जो बाकी दोनों घर्षण से हमारा काफ़ी कम होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, आपके छत के पंखे और साइकिल में धुरी अथवा नाभि के बीच में बॉल बेयरिंग का उपयोग। ठीक है। इसके बाद है, देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉल बेयरिंग घर्षण कम कर देते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से बॉल बेयरिंग का यूज़ किया हुआ है। क्यों? क्योंकि लोटनी घर्षण यहाँ पर काम करेगा और वो कम लगेगा। इसके बाद है तरल घर्षण। वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। तो अगेन ये बात इम्पोर्टेंट है क्या, कि कर्षण बल कहाँ पर होते हैं? तरल। और तरल कौन कौन से हैं? आपके द्रव या गैस कोई भी हो सकते हैं। ठीक है। द्रव या गैस कुछ भी आपके क्या है, तरल हो सकते हैं। और उनके बीच जो मतलब उनके द्वारा जो लगाया गया बल होगा वो कैसा होगा? कर्षण बल होगा। किसी तरल पर लगने वाले घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो अब यहाँ पर अगेन दूसरा क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि जो तरल होते हैं वो घर्षण बल और उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है, पहली चीज़। दूसरा, घर्षण बल जो होता है वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है कि तरल जब काम करेगा या उसके द्वारा जो घर्षण बल लगाया जाएगा वो किस किस पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन करके आ सकता है और आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं, जब हम पढ़ते हैं इजी लगते हैं, बट जब क्वेश्चन आता है तो हम वहाँ पर क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों का यहाँ पर क्या है, ध्यान रखना होगा। इसके बाद है, जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास की जाती हैं, अतः वस्तु को विशिष्ट आकृतियाँ दी जाती हैं। तो जो वस्तुएं होती हैं हमारी, जब वो गति करती हैं, किसी में तरल में गति करती हैं, तो घर्षण पर को वो भी क्या है, कम करना चाहेंगी और अपनी ऊर्जा को कम क्षय करना चाहेंगी। तो इसके लिए क्या होता है कि जो वस्तुओं की विशिष्ट आकृति दी जाती है, जिससे कि जो घर्षण बल है वो क्या हो, कम अप्लाई हो। पक्षी तथा मछलियाँ तरल में गति करते हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ है कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। वायुयान की आकृति किसी पक्षी की आकृति के समान पाते हैं। वास्तव में सभी वाहनों के डिज़ाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए।
तो यहाँ पर ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि जो आपकी पक्षी होते हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है या मछलियाँ होती हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया है कि वो पानी में और हवा में इजीली मूव कर सके, और वहाँ पर जो उनकी ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर वेस्ट ना हो, है ना। क्योंकि उसको जैसे हवा होती है, हवा में जब वो चलेंगे तो क्या होगा, वो वहाँ पर उनके ऊपर घर्षण बल अप्लाई करेगी, बट उनका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ रहता है कि वो इजीली क्या है वहाँ पर जो है उसको पार करके जा सकें। और यही रीज़न है कि जो वायुयान होते हैं वो भी कुछ इसी तरह की शेप के बने हुए रहते हैं, जिससे कि क्या हो कि वो भी जो घर्षण है हवा में जो उनके ऊपर लगाया हुआ है वो कम से कम लगे, और एरोप्लेन को भी ज़्यादा क्या है मेहनत ना करनी पड़े उसको पार करने में। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से चित्र बनाया हुआ है, बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है थोड़ा थोड़ा वो किसी भी पक्षी के साथ में। और इसी के साथ क्या है, हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। होपफुली आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की है एक्सप्लेन करने की और यह बताने की भी क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है और क्या क्या चीज़ें आपको कैसे कैसे याद रखनी है। तो चलिए अब छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, यह दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दिए गए पृष्ठों के युगल के लिए घर्षण इन पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है। घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाते हैं। स्थैतिक घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास करते हैं। सर्पी घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। घर्षण हमारे बहुत से क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। जूतों की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खांचीदार बनाए जाते हैं। कभी कभी घर्षण अवांछनीय होता है। स्नेहक लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोडनी करती है तो लोडनी घर्षण कार्य करना आरंभ करता है। लोडनी घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। तरल में गति करने वाली वस्तु को उच्च ताकत प्रदान करके घर्षण बल को कम किया जा सकता है। अब हम चैप्टर से रिलेटेड छोटी सी एक्सरसाइज देखते हैं। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठ के बीच गति का विरोध करता है। घर्षण पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अब यहाँ पर बताना है कि चार बच्चों को लौटने के स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम यानी कि सबसे कम किस में होगा, सबसे ज़्यादा घर्षण होता है स्थैतिक में, फिर सर्पी में, और सबसे कम होता है लोटनिंग में। तो आपको ये ध्यान रखना है इस सीक्वेंस को क्योंकि क्वेश्चन ये वाला एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। इसके बाद है आलिदा अपने खिलौने का कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र तौलिए पर चलाती है। कार विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो होगा लास्ट में रखना है और सबसे कम सबसे पहले। तो सबसे कम कहाँ लगेगा घर्षण, गीले फर्श पर। उसके बाद उससे ज़्यादा लगेगा सूखे फर्श पर, और उससे ज़्यादा लगेगा समाचार, और सबसे ज़्यादा लगेगा तौलिए पर, क्योंकि तौलिए में इस तरह की बहुत सारे मतलब रफ सरफेस होती है तो वहाँ पर उसे चलाना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होगा, तो यहाँ पर घर्षण ज़्यादा अप्लाई होगा। और गीले फर्श पर क्या होगा, संगमरमर का वो भी, तो क्या होगा वहाँ पर जो चिकनी सरफेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, घर्षण कम हो जाएगा, तो वहाँ पर उसे चलाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसके बाद है मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई वस्तु पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा होगी पुस्तक के विपरीत दिशा में। अगर पुस्तक नीचे की ओर गिरेगी तो घर्षण ऐसे ऊपर की ओर कार्य करेगा। इसके बाद है खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स को पहनते हैं अपने घर्षण को बढ़ाने के लिए। इसके बाद है एक बाल को हल्की पेटी का धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटी का धकेलनी है। कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा? तो अधिक जो घर्षण बल किसे फील होगा, सीमा को, क्योंकि उसका जो सामान है वो ज़्यादा भारी है और उसको
जो धकेलने में ज़्यादा मेहनत लगेगी, यानी कि ज़्यादा मेहनत का मतलब है कि वहाँ पर घर्षण ज़्यादा काम करेगा। इसके बाद है व्याख्या करनी है सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो जो सर्पी घर्षण होता है हमारा, वस्तुओं की सतहों के बीच अनियमितता कम होती है, घर्षण कम होता है। तो क्योंकि सर्पी घर्षण में जो अनियमितता है वो कम है, तो घर्षण भी क्या होगा, कम होगा। और जो स्थैतिक घर्षण होता है हमारा, वस्तुओं की सतहों के बीच अनियमितता अधिक होती है, तो घर्षण भी क्या होता है, अधिक होता है। वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाले वस्तु की आकृति विशिष्ट प्रकार की क्यों बनाते हैं घर्षण को कम करने के लिए। तो जो तरल होती हैं उनमें अलग अलग तरह की, जैसे चिड़िया होती है, अभी हमने पढ़ा था, मछली होती हैं, तो इनकी आकृति ऐसी क्यों बनी हुई है, क्योंकि जब ये हवा में या तरल में या पानी में कहीं भी चलें तो क्या होगा, ईजिली अपनी बॉडी शेप की वजह से वहाँ पर ज़्यादा मेहनत इनको घर्षण को कम करने के लिए ना करनी पड़े। ठीक है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था और ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, कुछ कुछ चीज़ें थी जो आपको समझ में आनी बहुत ज़रूरी हैं घर्षण से रिलेटेड। तो आपने एक बार में समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगी। और वीडियो अगर आपको स्लो लगती है तो आप उसे 2x पे भी करके देख सकते हैं, आप जल्दी उसको कवर कर पाएंगे, है ना। और इसी के साथ ही हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।